ओके गाइस, तो आज की हमारी जो ये वाली वीडियो होने वाली है वो इंटरनेट की एक बहुत ही ज्यादा क्रीपी मर्डर मिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, जो कि इंटरनेट के ऊपर एक नॉर्मल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जैसे शुरू हुआ था, लेकिन बाद में बहुत सारी लोगों की जानों का कारण बन गया था। ये वीडियो चेरी मिलर नाम की लेडी की एक स्टोरी है, जो कि अपोजिट जेंडर यानी कि मेंस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी अपने सर्वाइवल के लिए। वो इतना ज्यादा डिपेंडेंट थी इस सिनेरियो की वजह से कि उसने 17 साल की उम्र में ही मैरिज कर ली थी, एंड शादी करने के बाद भी उसने बहुत सारे रिलेशनशिप्स बनाए, लेकिन नन ऑफ देम वर्कड। एंड धीरे धीरे अब अपोजिट जेंडर से उसकी अटैचमेंट थोड़ी कम होने लगी, एंड उसको चेरी मिलर को सिर्फ उनके पैसों से मतलब रहने लग गया था। एंड उसका ये ड्रीम और ज्यादा अलग ही शेप ले लेता है और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है जब उसने एक बिजनेसमैन, एक काफी रिच टाइप के मैन से शादी कर ली थी। एंड इसके भी कुछ टाइम बाद वो वापस से बोर हो गई एंड उसने AOL नाम के एक प्रोग्राम के ऊपर जाकर चैटिंग करना शुरू कर दिया दूसरे मर्दों से। एंड इस वेबसाइट के ऊपर भी उसको मेंस की अट्रैक्शन पाना एक गेम लगती होती थी, लेकिन धीरे धीरे वहां पर एक्सप्लोर करने के बाद, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद चेरी को फाइनली एक ऐसा आदमी मिलता है जो कि बहुत ज्यादा डिप्रेस था। एंड उस बंदे से वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अट्रैक्ट भी होने लग गई थी, लेकिन चेरी उसको अपना लव शो करने की बजाय उसी को टेस्ट करना शुरू कर देती है कि वो बंदा इसके लिए क्या क्या कर सकता है। एंड ये सब चीजें करने के चक्कर में ही वो बहुत सारी ऐसी चीजें कर बैठती है जो कि जाने अनजाने में ना जाने कितने सारे लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय कर देती है। वेल, एकदम शुरू से शुरू करते हैं इस कहानी को। ये जो स्टोरी है ये मिशिगन शहर से है, एंड बहुत सारे लोगों ने इस शहर का नाम जरूर सुना होगा, बिकॉज रैपर्स, फेमस रैपर्स लाइक एमिनम एंड और भी काफी फेमस लोग यहाँ से निकले हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको इस केस के मेन मेल प्रोटैगनिस्ट, जिनका नाम था ब्रूस मिलर, के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि सिटी ऑफ फ्लिंट में जुलाई 26, 1951 को बॉर्न हुए थे। एंड ब्रूस मिलर ने भी बहुत यंग एज से काम करना शुरू कर दिया था, एंड जब वो बहुत ज्यादा छोटे थे तब से उन्होंने जनरल मोटर्स के अंदर एज अ मैकेनिक भी काम करा हुआ था। एंड इस प्रोफेशन को लीव करने के बाद ब्रूस मिलर ने अपना खुद का एक काफी सक्सेसफुल स्क्रैप यार्ड भी रन करा। ब्रूस अपनी लाइफ में काफी अच्छा कर रहा था, वेल सेटल्ड था, अच्छा अर्न कर रहा था, एंड वो काफी ज्यादा जेनरस आदमी भी था। एंड उसके अलावा उसका क्राइम रेशियो भी काफी कम था। लाइक सिर्फ उसके लाइफ टाइम में पुलिस ने उसको सिर्फ एक बार बुलाया था नंबर टैंपरिंग करने की वजह से, विच इज अ पेटी क्राइम जो उसने अपने पास के डेज में कभी किया था। ब्रूस मिलर ने अपनी अडल्ट एज में बहुत सारी लेडीज को भी डेट किया है, लेकिन उसकी मैरिज लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई है। उसका 2 बार डिवोर्स भी हो चुका है, एंड 2 बार डिवोर्स के बाद ये टाइम आता है जब वो चेरी से मिलता है फर्स्ट टाइम। चेरी अक्टूबर 30, 1971 को सिटी ऑफ फ्लिंट के अंदर ही बॉर्न हुई थी। एंड चेरी का बचपन भी बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एंड काफी ज्यादा डिप्रेसिंग रहा है, बिकॉज उसकी मदर काफी सारे फिजिकल रिलेशनशिप्स के अंदर रहा करती थी, एंड बिकॉज उसके घर में बहुत सारे आदमी लोग आते जाते रहते थे, तो इवन सिर्फ जब चेरी सिर्फ 3 साल की थी उसका भी सेक्सुअल असॉल्ट हो गया था। एंड ये सब चीजें चेरी के लिए बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग थी, एंड अगर कोई और लड़की होती तो उसके लिए भी जरूर रहती। 17 साल की उम्र में ही, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, कि चेरी की मैरिज हो गई थी, लेकिन उसकी ये शादी टिकी नहीं, एंड करीब 2 साल के बाद ही उसने डिवोर्स ले लिया था। एंड डिवोर्स लेने के कुछ ही दिनों के बाद उसने एक और बार शादी करी, लेकिन वो शादी भी बिल्कुल नहीं टिकी, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा बिखरना शुरू हो गई थी। बट स्टिल किसी तरह से चेरी सर्वाइव कर रही थी अपनी लाइफ के अंदर। एंड ये बोलते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चेरी जब 26 साल की हो गई थी तब वो ब्रूस मिलर से जाकर मिली। चेरी ब्रूस मिलर से किसी वेबसाइट पे नहीं मिली थी, वो उसे IRL एक क्लब के अंदर पार्टी करते हुए मिली थी। एंड उससे मिलने के बाद उनका लव स्पार्क रिलेशनशिप शुरू नहीं हुआ था, लेकिन चेरी ने ब्रूस के स्क्रैप यार्ड के अंदर काम करना जरूर शुरू कर दिया था। एंड चेरी अब स्क्रैप यार्ड के सारे जर्नल एडमिन टास्क संभालती होती थी। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि चेरी एक सिंगल मदर भी थी, जिसके 3 बच्चे हो चुके थे इस टाइम तक। एंड वो स्क्रैप यार्ड जॉब के बाद या उसके साथ साथ में मैरी के ब्रांड नाम के ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी सेल किया करती थी ऑन कमीशन बेसिस। लेकिन धीरे धीरे एज अ टाइम गोन बाय 1999 के टाइम तक ये दोनों आपस में रिलेशनशिप के अंदर भी आ गए थे, बिकॉज दे वर नाउ अट्रैक्टेड टू ईच अदर। ये दोनों जब काफी ज्यादा क्लोज आ चुके थे ऑलरेडी, तो इन्होंने 1999 के अंदर लास वेगस के एक पैलेस में जाकर शादी भी कर ली थी। क्योंकि ब्रूस अपना स्क्रैप यार्ड बिजनेस चलाता होता था, तो वो अपने फैमिली से ज्यादा मिल नहीं पाता था एंड उनसे दूर ही रहता था। एंड चेरी भी अपने काम के साथ साथ में, अपने घर के साथ साथ में अपने बच्चों की भी देखभाल किया करती होती थी। एंड जब शादी के बाद ब्रूस को चेरी से दूर भी रहना पड़ता था वर्क रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड, तो वो पीछे से काफी ज्यादा बोर होना शुरू हो जाती थी। एंड चेरी ने इस चीज को ब्रूस के साथ शेयर भी किया कि वो कैसे कितना ज्यादा लोनली फील करती है। एंड इस चीज को अंडरस्टैंड करते हुए ब्रूस ने चेरी के लिए एक कंप्यूटर भी खरीद दिया था। एंड इतना ही नहीं, ब्रूस ने अपनी वाइफ के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन भी ले लिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव एंड नए टाइप की चीज थी उस टाइम के हिसाब से।
दोस्तों रुको रुको रुको, ये कोई एड ब्रेक नहीं है, मेरे पास एक अनाउंसमेंट है जो कि मैं प्लीज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, सुन लो एक बार। माउंट साइडर चैनल मेरे लिए एक बहुत ही लकी चैनल रहा है, मेरे को आप जैसी ऑडियंस मिली है, लेकिन यहाँ पर रिसेंटली मैंने देखा है कि मैंने कंटेंट बहुत ज़्यादा मिक्सअप कर दिया, लाइक हॉरर एंड डार्क कंटेंट बहुत ज़्यादा मिक्सअप कर दिया। एंड कहीं ना कहीं मेरे को ये गट फीलिंग आ रही थी कि व्हाट आई एम डूइंग इज़ नॉट काइंड राइट। इसकी वजह से मैंने माउंट ब्लैक नाम से, इसका कोई मतलब नहीं है, बस अच्छा लग रहा था तो रख लिया, जस्ट लाइक माउंट साइडर, माउंट ब्लैक नाम से एक चैनल ओपन करा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। एंड इस चैनल के ऊपर मैं बहुत सारी हॉरर स्टोरीज, हॉरर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, पैरानॉर्मल टॉपिक्स, बहुत सारी स्टोरीज वगैरह टाइप का कंटेंट कवर करना चाहता हूं एंड करूंगा भी। दिन रात आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगा, आपको बस वहां जाकर सब्सक्राइब करना है। इतना ही नहीं, आप लोगों की खुद की हॉरर स्टोरीज जो आपके साथ में हो रखी होंगी उनको भी मैं वहां पर उस चैनल के ऊपर शेयर करूंगा। तो प्लीज उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो। डेफिनेटली जो कंटेंट वहां पर आने वाला है आप उसको मिस नहीं करना चाहोगे। माउंट साइडर पर ऑब्वियसली वीडियोस आती रहेंगी, ऐसी क्रीपी डार्क लॉन्ग वीडियोस आती रहेंगी, लेकिन वहां पर जो वीडियोस आएंगी उस पर भी डेफिनेटली जाओ, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। एंड आई होप आप मेरे इस डिसीजन को अप्रिशिएट करोगे एंड कहीं ना कहीं समझोगे कि वाई आई हैव टुक दिस डिसीजन। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको ये चीज़ बताने में, लेकिन प्लीज़ ये वीडियो देखते देखते ही अगर आप वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरे को दिल से बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई होप आप बहुत जल्दी उस चैनल के ऊपर 5000 सब्सक्राइबर्स भी कर दोगे। इवेंचुअली वहाँ पर एक वीडियो मैं बहुत जल्दी डालने भी वाला हूँ एंड हो सकता है कि जब तक आप जाओ वहाँ पर डल भी चुकी हो। सो प्लीज़ जाओ, थोड़ा सा सपोर्ट करो। लेट्स गेट बैक इन टू दिस वीडियो नाउ। शहरी को जैसे ही www के बारे में पता चला, उसने इंटरनेट को थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, तो धीरे धीरे उसको AOL नाम की एक वेबसाइट के बारे में भी पता चल गया था। एक ऐसी सर्विस, एक ऐसी वेबसाइट जो कि नए फ्रेंड्स बनाने के लिए, नए रिलेशनशिप्स बनाने के लिए एंड नए लोगों से बात करने के लिए यूज करी जा सकती थी। एंड चेरी ने जब इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करना शुरू करा तो उसको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी ये चीज, एंड वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई इस चीज़ में कि सारा दिन वो बस कंप्यूटर पर ही बैठी रहती थी। एंड अब ब्रूस ही जो है उसका काम संभालने लग गया था। इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया था चेरी ने अपने आप को AOL नाम की उस वेबसाइट के अंदर। ब्रूस का माइंडसेट अब इस टाइम पर ऐसा हो गया था कि उसको अपनी मैरिज के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए, तो अपनी वाइफ के थोड़े ऐसे रिस्पॉन्स से वो खुश नहीं था। लेकिन चीज़ें यहाँ पर और ही ज़्यादा वर्स हो रही थी, बिकॉज चेरी की चैट्स अब कुछ ऐसे स्टेजेस पर पहुंच गई थी उन रैंडम लोगों के साथ में, जो कि कोई भी कपल अपने परमानेंट लाइफ पार्टनर को ऐसा करते हुए, ऐसी बातें करते हुए देख लेता तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें थी। हालांकि ब्रूस को ये लगता था कि कहीं वापस से वो इस रिलेशनशिप को रूइन ना कर दे, एंड उसके लिए चेरी बहुत ही ज़्यादा एक यंग एंड ब्यूटीफुल गर्ल भी थी, एंड उसको ये लगता था कि उसकी एज में उसको ऐसी लड़की वापस नहीं मिलेगी। तो वो थोड़ा बहुत कॉशियस भी रहता था कि वो कहीं बहुत ज़्यादा इंटरफेयर ना कर दे उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर। लेकिन चेरी की चैट्स बहुत ज़्यादा क्रीपी होती जा रही थी। वो जितने भी लोगों से, रैंडम लोगों से बातें करती होती थी उनके सामने अब वो एज अ सिंगल लेडी खुद को इंट्रोड्यूस किया करती थी। वो किसी को ये नहीं बोलती थी कि आई एम ऑलरेडी मैरिड, वो भी 3 बार। ये सब जानते हुए भी उसने ये सब तो इग्नोर कर दिया, ठीक है, लेकिन उसने अपनी मैरिज लाइफ को और ज़्यादा स्टेबल करने के लिए, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को और ज़्यादा ख़त्म करने के लिए चेरी के जो बच्चे थे उनको भी अडॉप्ट करने का प्रोसीजर शुरू कर दिया था, पेपर वर्क शुरू कर दिया था। एंड चेरी को तो ऑब्वियसली कोई खास मतलब नहीं था कि उसके हस्बैंड को कैसा लगता है, कैसे फैमिली चलानी है। उसे ऐसा कभी इन्वायरमेंट मिला ही नहीं, ना उसे कोई मतलब था। उसको बस एक पॉलिश्ड एंड रिच लाइफस्टाइल चाहिए थी जो कि उसे मिल रही थी। बाद में ये भी पता चला कि चेरी ने अपनी लाइफस्टाइल ग्रीड को पूरा करने के लिए ब्रूस के बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स का भी यूज किया था शादी के कुछ ही दिनों के बाद से ही। एंड ब्रूस, आई डोंट नो कि कुछ भी रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा था इन सब चीजों के ऊपर, कुछ भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा था, बिकॉज चीजें उसके हाथों से स्लिप होती जा रही थी। बट ही डिड नथिंग एंड इग्नोर्ड एवरीथिंग। एंड शादी के बाद भी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वो किसी रिलेशनशिप में है या फिर कपल लाइफ जी रहे हैं। ऐसा लगता था कि वो बस अपना अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ संभाल रहे हैं एंड थोड़ा बहुत हाथ बंटा रहे हैं अपनी जॉब्स के अंदर। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि चेरी AOL पर जितने भी लोगों से बात किया करती थी, जितने भी मेल से एक्चुअली बात किया करती थी, वो काफी ज्यादा वल्गर थे एंड काफी ज्यादा डर्टी माइंडेड लोग थे। लेकिन चेरी भी कम कहाँ थी, वो भी ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना पसंद करती होती थी। एंड वो उन्हें जल्दी अट्रैक्ट कर पाए इसलिए वो अपना यूजर नेम
हॉर्नी 271 या सेक्टर टाइप के रखती होती थी। चेरी का एनवायरनमेंट अब ऐसा हो गया था कि वो एक आदमी के साथ रह ही नहीं सकती थी। वो बहुत जल्दी बोर हो जाती है एक आदमी से, एंड उसे जैसे ही वो बोर होती थी उसे दूसरा पर्सन चाहिए होता था अपनी लाइफ में। चेरी ने अब अपनी ऑनलाइन लाइफ कुछ इस वे में एस्टेब्लिश कर दी थी कि उसने अपने लिए ही इस चीज को एक गेम बना लिया था कि वो जिस दिन जिस पर्सन से बात कर रही होगी उसके कुछ टाइम बाद वो उससे भी बेटर पर्सन, बेटर लुकिंग या बेटर पर्सनैलिटी या फिर बेटर लाइफस्टाइल वाले पर्सन से बात करेगी एंड अपने लिए अपना ही गेम लेवल अप करती रहेगी। एंड इतना ही नहीं, वो उन लोगों के साथ में ये टेस्ट भी करती होती थी कि कौन कितनी जल्दी उसकी झूठी बातों को सच मानता होता था। स्टार्टिंग में तो ये चीजें उसको नॉर्मल लग रही थी, मजा आ रहा था उसको ये सब करने में, लेकिन धीरे धीरे उसे ये नहीं आइडिया था ये सब चीजों से एक बहुत ही ज्यादा डार्क पाथ के ऊपर ले जाएंगी। एंड जिस डार्क टर्न की मैं बात कर रहा हूँ वो थोड़े टाइम बाद चेरी के लिए आ भी जाता है, जब वो एक कॉन्फ्रेंस चैट के अंदर बात कर रही थी रेनो न्यूड्स नाम के एक यूजर नेम के बंदे के साथ, जिसका स्क्रीन नेम जेरी कैसिडी दिखा रहा था एंड इट वाज रिटन कि वो एक ऑफिसर है। ये जो ऑफिसर था जेरी कैसिडी, वो नेवाडा शहर के अंदर रहा करता था एंड धीरे धीरे अब चेरी काफ़ी अट्रैक्ट होने लग गई थी उससे, एंड इवन जेरी भी अट्रैक्ट होना शुरू हो गया था उसके साथ में। ये दोनों अब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे कि इन्होंने अपना यूज़र नेम कुछ इस वे में रख लिया था। चेरी ने अपना यूज़र नेम जेरीज फुल रख लिया था एंड जेरी ने अपना यूज़र नेम चेरीज फुल रख लिया था। एंड वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा फिजिकली पास भी आने लग गए थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा न्यूड्स भी अपने एक दूसरे को शेयर करना शुरू कर दिए थे एंड बहुत ज़्यादा डर्टी ईमेल्स भी वो करते होते थे एक दूसरे को। अगर जेरी की स्टोरी आपको थोड़ी सी बताऊं तो वो अक्टूबर 6, 1960 को कैंसस सिटी मिसिसौरी में पैदा हुआ था एंड बचपन से उसका सपना था कि वो FBI को किसी दिन ज्वाइन करेगा एंड इसी वजह से स्टेप बाय स्टेप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए उसने मोंटाना पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर 9 साल के लिए एज अ होमिसाइड डिटेक्टिव भी काम किया एंड वो इसी टाइम के अंदर अपनी प्रमोशन के चलते लेफ्टिनेंट भी बन चुका था। लेकिन जब उसका करियर एकदम पीक पर था तभी उसकी लाइफ में चीजें थोड़ी रिवर्स लेना शुरू कर देती हैं। जब वो किसी केस पर काम कर रहा था तो उसको अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर कुछ फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट्स, कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं एंड उन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद वो जान गया था कि ये काम डिपार्टमेंट के अंदर ही किसी करप्टेड लोगों ने करा है एंड एज अ गुड पुलिस ऑफिसर उसने ये इन्फॉर्मेशन जाकर अपने बड़े बॉस को भी ट्रांसफर कर दी थी। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर फॉर सम रीजन किसी को भी उसकी ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी एंड इतना ज्यादा डार्क चीज हो गई थी उसके साथ कि उसको डिमोट भी कर दिया गया था। जेरी की रैंकिंग भी इसके बाद काफी ज्यादा खत्म होने लग गई थी एंड उसकी वैल्यू भी खत्म होने लग गई थी उसके डिपार्टमेंट में। इसी वजह से 1994 के टाइम में उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया था एंड उसके डाउनफॉल के टाइम में वो बहुत ज्यादा ड्रग्ड एंड अल्कोहल एडिक्ट भी बन चुका था। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुका था अपने डाउनफॉल के टाइम में एंड इसी टाइम के दौरान उसकी इस हरकतों की वजह से, उस एडिक्शंस की वजह से उसकी वाइफ ने भी उसको छोड़ दिया था एंड उसको डिवोर्स लेना पड़ गया था। इतना ज़्यादा डार्क मूवमेंट हो गया था उसकी लाइफ में कि आफ्टर डिवोर्स उसके एक इकलौते बेटा जो था उसका, उससे भी उसको मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे एज द टाइम गोज बाय उसने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि उसको अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पर तो लेकर आना ही पड़ेगा। इसलिए अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने के लिए उसने एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर एक होटल के अंदर काम वापस से लिया एंड सिक्योरिटी ऑफिसर का काम थोड़ा टाइम बाद करने के बाद वो रेनो नाम के एक कसिनो बिजनेस के अंदर जाकर काम करने लग गया था कुछ टाइम के लिए। उसकी लाइफ जब वापस थोड़ी ट्रैक पर आ रही थी, ये वही टाइम था जब उसकी मुलाकात होती है चेरी से, चेरी मिलर से एंड उनकी जो इंटरनेट वाली डर्टी टॉक्स थी, उनके जो फ्लर्टिंग्स थे, जितनी भी रिलेशनशिप वाली चीजें वो कर रहे थे ऑनलाइन, वो अब धीरे धीरे रियल लाइफ में होने लग गई थी उन दोनों के बीच में। चेरी ब्रूस को ये बहाने देकर जेरी से मिलने जाया करती थी कि वो अपने ब्यूटी के बिजनेस की वजह से एक टूर पर जा रही है एंड वो टूर पर जाने की वजह रेनो जाकर जेरी से मिला करती थी। एंड अब मानोगे नहीं कि चेरी की शादी को 3 महीने भी नहीं हुए थे एंड वो जेरी नाम के एक नए आदमी से जाकर मिलना भी शुरू कर दिया था उसने। एंड अभी जितनी भी चीजें मैंने आपको जेरी एंड चेरी के बारे में बताई, आपको लग रहा होगा कि चलो इन दोनों की लव स्टोरी तो एटलीस्ट सेटल हो जाएगी, लेकिन चेरी के लिए ये रिलेशनशिप भी कुछ नहीं था, उसके लिए बस एक सैडिस्टिक गेम था ये सब। जब ये दोनों साथ में होते थे तो जेरी अपने आप को चेरी के सामने एक बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज आदमी की तरह शोकेस किया करता था, लेकिन उसके लीव करते ही वो वापस से अपने डिप्रेशन का शिकार होने शुरू हो जाता था। लेकिन चेरी को तो सिर्फ अपना एक सैडिस्टिक गेम खेलने से ही मतलब था एंड इसी वजह से उसने जेरी को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया था एंड वो क्लेम करती है कि सितंबर महीने में वो प्रेग्नेंट हो चुकी है एंड जेरी
उसके बेबी का नया फादर है। लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं था। शी वॉज नॉट प्रेग्नेंट एट ऑल। जेरी को प्रेगनेंसी की ये न्यूज़ देने के बाद थोड़े टाइम बाद वो ये भी बताती है कि उसका बेबी मिस कैरेज हो गया है। एंड उसके बेबी के मिस कैरेज की वजह उसने जेरी को ये बताई कि उसका जो हस्बैंड है ब्रूस, उसने उसको बहुत ज्यादा ब्रूटली पीटा था, इसकी वजह से ऐसा हुआ उसके साथ। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। ब्रूस एकदम सिंपल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा था। एज अ ग्रोन अप मैन वो चेरी के साथ में रहता होता था। एंड ब्रूस मिलर के अंदर साइकोपैथ वाले ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं थे जो कि चेरी क्लेम करती होती थी जेरी के सामने। बट जेरी को तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों के बारे में कैसे ही पता होगा। उससे तो बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था चेरी की इस हालत के ऊपर। एंड वो अब ये सोच रहा था कि जिस लड़की से फाइनली उसको वापस प्यार हुआ था वो भी एक बहुत ज़्यादा ब्रूटली हार्मफुल रिलेशनशिप के अंदर फंसी हुई है। एंड जेरी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था चेरी की इन सब बातों की वजह से। एंड इतने में चेरी एक और स्पाइस अप एड अप थिंग कर देती है उसके साथ, ये बोलते हुए कि वो अपने अभी वाले हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती बिकॉज उसके बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शंस है माफिया के साथ में। एंड उसके पास में बहुत सारे पैसे एंड इन्फ्लुएंस भी है। एंड वो मेरे को कहीं पर भी जाने से या फिर कहीं से वापस लाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाता है। एंड जब ये सारा सिनेरियो चल ही रहा था, ये सारी चीज़ें चली रही थी, तो कुछ महीनों बाद वो वापस से ये क्लेम करना शुरू कर देती है कि शी वॉज प्रेग्नेंट अगेन। एंड इस बार शी वॉज प्रेग्नेंट विद ट्विंस। बट ऐसा भी कुछ नहीं था, ये सब भी एकदम फेक था। एंड ऐसा पॉसिबल भी नहीं था क्योंकि 1995 के टाइम में चेरी मिलर की ट्यूबल लिगेशन सर्जरी हुई थी जिससे अब वो मां नहीं बन सकती थी। लेकिन असली डिजास्टर तो तब शुरू होने वाला था जब नवंबर 5, 1999 को जेरी को ब्रूस मिलर एक ईमेल भेजता है जिसके अंदर उसने लिखा हुआ था कि चेरी काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जा रही है बिकॉज उसके अंदर ट्विन बेबीज पल रहे हैं। एंड चेरी को बिल्कुल भी अपना वेट इंक्रीज ये पसंद नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो डिसाइड कर रही है कि वो इन दोनों बेबीज को अबॉर्ट करवा देगी नॉर्मल वेट में वापस आने के लिए। एंड ये सब सुनने के बाद, ये सब देखने के बाद जेरी ने बहुत ज़्यादा ट्राई करा चेरी से कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन वो कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश नहीं कर पाता। लेकिन उसी रात को चेरी का खुद चल के जेरी को मेल चला जाता है एंड उसमें लिखा हुआ था कि वो कुछ दिनों के लिए कहीं पर जा रही है एंड वापस आने के बाद वो उससे खुद से ही कांटेक्ट कर लेगी। अगले ही दिन अब जेरी को ब्रूस का एक और ईमेल जाता है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि चेरी जल्द ही वापस घर आ जाएगी। एंड उसे उसकी बातों से लग रहा था कि उसका अबॉर्शन सक्सेसफुल हो चुका है। एंड ब्रूस ये भी लिखता है उस ईमेल में कि चेरी की आवाज़ सुनकर उसको ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है ये चीज़ करवा कर। लेकिन उस ईमेल में उसमें ये भी लिखा हुआ था इन दी एंड कि थैंक यू हमारे रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन आई गेस ये सार्केस्टिक वे में लिखा गया था क्योंकि इस ईमेल के अटैचमेंट में बहुत सारी ब्रूस्ड फोटोज भी थी चेरी की जो कि जेरी को सेंड करी गई थी। लेकिन ईमेल वाला जितना भी ड्रामा था वो सारा चेरी ही कर रही थी, ब्रूस का कोई लेना देना नहीं था इस चीज़ से। एंड अभी तक आप ये चीज़ समझ चुके ही होगे वैसे भी। वो फोटोज़ देखने के बाद जेरी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो गया था एंड उसने सबसे पहले ये प्लान बनाया कि वो कैसे ना कैसे एस्टैब्लिश करेगा अपना कॉन्टैक्ट वापस चेरी के साथ में। जेरी को तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें देखकर ऐसा लग रहा था कि ब्रूस ऐसी चीज़ें कर रहा है उसके लव्ड वंस के साथ में। एंड नवंबर 8 को वो काफ़ी टाइम बाद वापस मिले, उन दोनों ने बातें करी एंड वो एक सिंपल डिसीजन पर पहुंचते हैं जो कि उन्होंने खुद के हाथों से ही लेने का प्लान किया। यूजुअली ऐसे केसेस में लोग पुलिस के पास जाना प्रेफर करते हैं, लेकिन उन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि वो ब्रूस का मर्डर कर देंगे। एंड ये सब बातें वो मजाक में नहीं कर रहे थे, उन्होंने एक्चुअली में अपनी प्लानिंग शुरू भी कर दी थी। एंड उन्होंने जगह मर्डर की भी डिसाइड करना शुरू कर दिया था। जगह छोड़िए, उनकी गाड़ी कहाँ पर पार्क होगी, कौन सी डायरेक्शन में खड़ी होगी, किस जगह उन्हें जाकर मुड़ना होगा फटाफट से एंड किस टाइम पर ये सब करना वैलिड होगा, ये सब कुछ वो प्लान ऑलरेडी कर रहे थे। उन्होंने मर्डर ऑफ प्लेस स्क्रैप यार्ड ही चूज करी। एंड ये सारी प्लानिंग डिसाइड करने के बाद जेरी भी अपनी जगह से निकल जाता है मिशिगन के लिए। एंड जब वो बहुत ज्यादा गुस्से एंड स्ट्रेस के अंदर मिशिगन पहुंचा तो एक दिन उसने वापस से अपने प्लान को अच्छे से एस्टैब्लिश करा। एंड अगले दिन रात को जाकर जब ब्रूस के स्क्रैप यार्ड को क्लोज करने का टाइम हो गया था एंड जब वो ऐसा कर रहा था तब वो वहां पर पहुंच जाता है। एंड प्लान के अकॉर्डिंग चेरी उस टाइम पर ब्रूस को कॉल कर ये बोलती है कि आते वक्त मेरे लिए एक पिज्जा ले आना। एंड ऐसा बोलते ही कुछ ही सेकंड्स बाद लाइन अपने आप कट हो जाती है जो कि जेरी ने ही बाहर से काट दी थी। एंड वो स्क्रैप यार्ड के बैक डोर से अंदर एंट्री भी कर चुका था। एंड वो अपने साथ में एक 20 गॉज की शॉटगन लेके आया था जिसको फायर करके उसने उस बेचारे ब्रूस का
ब्रूटली मर्डर भी कर दिया था। वो मर्डर करते ही वो वहां से तुरंत भाग जाता है क्योंकि उनके प्लान में यही था कि वो मर्डर करते ही वहां से चला जाएगा एंड बाकी का काम जो है चेरी संभाल लेगी। ब्रूस के मर्डर के कुछ ही टाइम बाद चेरी उसके छोटे भाई चक को कॉल करती है ये पूछने के लिए कि क्या ब्रूस आ गया, काफी टाइम हो गया है, यूजुअली वो इस टाइम तक वापस आ जाते हैं। लेकिन चक उसको बताता है कि ब्रूस अभी तक नहीं आए हैं एंड उसको भी अब चिंता हो रही है चेरी की ये बातें सुनने के बाद। एंड इसी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों स्क्रैप यार्ड को एक बार क्यों ना विजिट ही कर ले। एंड जब वो दोनों वहां पर पहुंचे तो वो देखते हैं कि ब्रूस को किसी ने गोली मार दी है एंड चारों तरफ ब्लड ही ब्लड फैला हुआ है। एंड ये सब देखने के बाद उन्होंने तुरंत 911 को भी कॉल कर दिया था। एंड कॉल करते ही वो घबराते हुए पूरा इंसिडेंट जितना भी उन्हें पता था उसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करती है एंड पुलिस भी वहां पर जल्दी अराइव कर जाती है। पुलिस वहां पर अराइव करने के बाद सारे एविडेंसेस को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। लेकिन जब उन्होंने अपने एविडेंसेस को इकट्ठा करा तब उन्हें सिर्फ यही पता चला कि डेफिनेटली ये काम किसी दुश्मन का ही है जो कि बहुत ज्यादा हेट करता हो इस पर्सन को। लेकिन क्योंकि जेरी कैसिडी 9 साल से एक होमोसाइड डिटेक्टिव था तो उसने कोई भी फोरेंसिक डाटा उस साइट पर, उस मर्डर साइट पर नहीं छोड़ा था। जेरी यहाँ तक तो एक बार के लिए ब्रूस का वॉलेट भी चुरा कर ले गया था ताकि पुलिस वालों को ये लगता रहे कि ये एक रॉबरी केस था जो कि एक मर्डर केस के अंदर तब्दील हो गया। केस के कुछ टाइम बाद ही पुलिस वाले जॉन हचिंगसन नाम के एक पर्सन को अरेस्ट कर ले जाती है एंड उससे वो बहुत ज्यादा पूछताछ भी करना शुरू कर देती है बिकॉज जो जॉन था वो ब्रूस का ही एक एम्प्लॉय था जिसने ब्रूस मिलर से ऑलमोस्ट $5000 का लोन लिया हुआ था एंड वो चेरी मिलर का भी काफी ज्यादा ओल्ड पार्टनर था। एंड क्योंकि यहाँ पर चीजें पुलिस वालों को थोड़ी बहुत अलाइन होती हुई दिख रही थी इसी वजह से 1 वीक कस्टडी में रहा वो बेचारा बिना किसी वजह से। जब उसकी कस्टडी चल रही थी तो उसकी गन्स को भी सबको सीज कर लिया गया था। उसका एक लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवाया गया लेकिन उस टेस्ट के अंदर वो लोग कुछ भी प्रूव नहीं करवा पा रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने बाद में कोई भी अच्छा एविडेंस ना मिलने की वजह से, कोई भी फर्दर एविडेंस भी ना मिलने की वजह से इस केस को क्लोज ही कर दिया था। एंड चेरी तो मानो जैसे एक बहुत अच्छी एक्टर भी निकली बिकॉज वो पुलिस के सामने बस रोती रहती थी, ऐसे बिहेव करती थी कि उसको कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है इस इंसिडेंट की वजह से एंड कितनी ज्यादा हर्ट हो चुकी है एंड कितनी ज्यादा बिखर चुकी है वो अंदर से कंसीडरिंग कि उसका पास्ट क्या रहा है। लेकिन चेरी जितना ज्यादा दुख पुलिस वालों के सामने दिखा रही थी उतना ही दुख अगर शायद पब्लिक में भी दिखा लेती तो शायद सेफ रहती क्योंकि मर्डर के कुछ ही दिनों के बाद काफी सारे नोन लोगों ने चेरी को एक क्लब के अंदर पार्टी करते हुए, डांस करते हुए नोटिस कर लिया था। चेरी की लाइफ में पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई थी। उसने अपने लेट हस्बैंड का बिजनेस भी बेच दिया था एंड उसको इंश्योरेंस के भी बहुत सारे पैसे मिल चुके थे। ब्रूस वाले इंसिडेंट के कुछ ही टाइम बाद चेरी ने अब अपने बॉयफ्रेंड को भी अपने घर पर बुलाना शुरू कर दिया था एंड आपको लग रहा होगा कि शायद वो जेरी है, लेकिन वो जेरी नहीं था। ब्रूस के मर्डर के बाद में इन दोनों का रिलेशनशिप अचानक से फ्रोज हो गया था, आगे नहीं बढ़ा। ये कोई और आदमी था। लेकिन जेरी कैसिडी तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था चेरी मिलर से एंड जब उसने देखा कि चेरी के लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी वो किसी और पर्सन के प्यार में पड़ चुकी है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा बिकॉज जेरी एक पुलिस ऑफिसर था अपने टाइम में एंड उसके आज भी कुछ अच्छे कनेक्शंस थे पुलिस डिपार्टमेंट में। तो उसने बहुत सारी चीज़ें निकलवाने की कोशिश करी चेरी मिलर से रिलेटेड एंड धीरे धीरे उसे सब कुछ समझ आ गया कि दिस वाज ऑल अ शैम एंड उसके साथ एक गेम खेला गया है। एंड जेरी को बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा था कि उसने कैसी बेईमान लड़की की बातों में आकर एक इनोसेंट आदमी का मर्डर भी कर दिया एंड अपनी खुद की लाइफ भी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर ली है। उसका कैसे मिसयूज करा गया ये सब नोटिस करने के बाद में वो ये ट्रॉमा हैंडल ही नहीं कर पाया एंड इसके बाद कुछ ही महीनों बाद 11 फरवरी को जेरी कैसिडी एक रेंटेड अपार्टमेंट में खुद को ही मार देता है एक 22 कैलिबर राइफल की मदद से। एंड उसकी डेथ के टाइम में जेरी के पास में सिर्फ कुछ ऐसे लेटर्स ही थे अपने पोजीशन में जिसके अंदर उसने अपनी अटॉर्नी का भी मेंशन किया हुआ था एंड वहां पर एक ब्रीफ केस भी रखा हुआ था। एंड उस ब्रीफ को खोलने पर जब पुलिस उस सीन पर अराइव करती है तो उसको ब्रूस के मर्डर से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाती है एंड वो सारी डिटेल्स भी मिल जाती हैं कि कैसे चेरी मिलर एकदम फ्रॉड विमेन है। उस ब्रीफ केस के अंदर एक नोट भी था जिसके अंदर सारी प्लानिंग जो उन्होंने करी थी वो भी मेंशन्ड थी। ये सारी की सारी शॉकिंग डिस्कवरी करने के बाद पुलिस ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करा, फटाफट जाकर चेरी मिलर को अरेस्ट करा एंड उसको 2nd डिग्री मर्डर एंड एक कॉन्स्पिरेसी बिल्डअप करने के चार्ज के अंदर ले लिया गया एंड 10 महीने के बाद में उसका ट्रायल भी शुरू हो गया था। 12 दिसंबर 2000 के आसपास का टाइम था जब इस क्राइम की वजह से पूरी की पूरी
पब्लिक भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रही थी अपना, बिकॉज ये एक इंटरनेट बेस्ड मर्डर कहलाया जा रहा था एंड ऐसा कुछ कभी किसी ने भी सुना नहीं था। लेकिन पूरे के पूरे ट्रायल में चेरी मिलर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने की, फेक टीयर्स शो करने की। एंड चेरी की जो कोर्ट टीम थी, जो डिफेंस टीम थी, उसका ये कहना था जेरी कैसिडी ने ये सारे प्रूफ्स चेरी मिलर को डिफेम करने के लिए बनाए हैं, बिकॉज जेरी बहुत ज्यादा प्यार में पड़ गया था चेरी के, लेकिन चेरी वॉज ऑलरेडी इन लव विद हर हस्बैंड। लेकिन सारा सिनेरियो तो वहां पर चेंज हो जाता है। डिफेंस टीम की सारी बोलती तब बंद हो जाती है जब 2 ऑफिसर्स ने ऑनलाइन जितनी भी चैटिंग थी AOL के ऊपर जेरी और शेरी की, वो कोर्ट के अंदर शो कर दी। एंड उन्होंने अपनी मोस्टली मर्डर की प्लानिंग तो ईमेल्स के थ्रू ही करी थी, लेकिन कुछ प्लानिंग उन्होंने AOL वेबसाइट के ऊपर भी करी हुई थी एंड वो भी जजेस के सामने प्रेजेंट कर दी गई थी। 2-3 दिन अच्छे से इन सारे एविडेंसेस को देखने के बाद कोर्ट इस डिसीजन पर पहुंच जाती है कि चेरी मिलर डेफिनेटली यहाँ पर इन्वॉल्व है इस क्राइम के अंदर। चेरी मिलर को अपने इस मर्डर के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट कोर्ट की तरफ से मिल जाती है, लेकिन बहुत सारी कंप्लेंट्स थी डिफेंस की साइड से इस ट्रायल के लिए एंड इन कंप्लेंट्स के चलते चेरी को वापस 2009 के वक्त में निकाल दिया गया जेल से एक बार के लिए एंड वापस से ट्रायल्स को रिलीज करा गया। 3 साल तक ऑलमोस्ट ये ट्रायल्स वापस से चली, लेकिन 2012 के वक्त में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इन सारे कंप्लेंट्स को वापस से नहीं माना एंड वो अपने डिसीजन पर एकदम फर्म उतरते हैं एंड वापस से चेरी को जेल के अंदर भेज देते हैं। बाद में चेरी के पास ये इन्फॉर्मेशन भी जाती रहती थी कि कैसे जेरी की फैमिली एंड ब्रूस की फैमिली कितना ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लग गई है, कितना ज़्यादा उनका सोसाइटी से विश्वास उठ चुका है चेरी जैसे लोगों की वजह से। जेल का जब भी फ्री टाइम होता था तो चेरी को उनके बच्चों से ज़रूर मिलने दिया जाता होता था एंड उसके बच्चों से जब वो मिलती होती थी तब उससे चीज़ें और भी ज़्यादा रियलाइज़ हो जाती थी कि हाँ, शायद उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है अपनी लाइफ में। लेकिन व्हाट इफ आई से कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बोली अभी, प्यारी प्यारी चीज़ें चेरी से रिलेटेड, वो सब भी बस एक शैम था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसको लग रहा था अभी भी कि उसने कुछ नहीं किया है। लेकिन एक कोर्ट के जज ने उसको कहा कि तुम अगर ये सब चीज़ें मान लोगी कि हाँ, मैंने ये सारी गलतियाँ करी हैं एंड अपने हस्बैंड के क्राइम में भी मेरा हाथ है, तो मैं अपील करवा के तुम्हारी सज़ा कम करवा दूंगा। लेकिन आई डोंट नो उसमें इतना ज़्यादा एटीट्यूड कहाँ से आया था एंड उसकी जो 20 साल की सज़ा थी वो काट के आई है वो, और तो क्या है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक नया चैनल ओपन करा है जिसका नाम है माउंट ब्लैक एंड उस चैनल के ऊपर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बहुत सारे टाइप का हॉरर स्टफ जो कि इतना ज़्यादा डार्क नहीं होगा जितना माउंट साइडर पर आता है, लेकिन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंजॉयबल एंड एंटरटेनिंग होगा। तो आप लोग उसको मिस बिल्कुल मत करना। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अगर बहुत जल्दी 5000 सब्सक्राइबर्स आपने वहाँ पर पूरे कर दिए ना, तो श्योरली बहुत सारा कंटेंट मैं आपके लिए वहाँ पर डालने वाला हूँ, दिन रात वीडियोस बनाकर आपके लिए डालने वाला हूँ। तो प्लीज़ जाओ, थोड़ा सा सपोर्ट करो अपने भाई को, जाओ सब्सक्राइब करो माउंट ब्लैक चैनल को। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन्ड कमेंट।